हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा इन द ब्रेन में, जिसका मुझे बहुत प्यार मिला। आप लोगों से बहुत कमेंट्स मिले, बहुत क्वेश्चंस भी आए और लोगों की एक जागरूकता बनी कि हाँ, ये भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे किसी एफर्ट्स से किसी को इतनी हैप्पीनेस मिली हो और नॉलेज बढ़ी हो लोगों की। तो आज इसी की कंटिन्यूएशन में मैं चाह रहा था कि इस चीज़ को और इलेबोरेटिवली मैं डिस्क्राइब करूं कि व्हाट इज़ कैल्सिफाइड ग्रैनुलोमा, क्या होता है दिमागी कीड़ा, क्या होता है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, कैसे होता है, क्यों होता है और इसका आगे और क्या कर सकते हैं इसके बचाव के लिए। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखें और कमेंट्स करें। कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर मुझसे पूछें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, वो इसलिए भी क्योंकि इसकी हर पेचीदगी जो है मैं अच्छे से आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो एंड तक ज़रूर देखें, जिससे सब आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए। दोस्तों शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। तो एक्चुअली इट इज़ अ पैरासाइटिक डिजीज़ और ये जो होता है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, ये होता है एक तरीके का टेप वर्म जिसका नाम होता है टीनिया सोलियम। इसको पोर्क टेप वर्म भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरली पिग्स में बीमारी पाई जाती है और ये पिग्स में ही ये एज अ पैरासाइट रहते हैं, वो उनका होस्ट होता है। अब ये ह्यूमंस में कैसे आ जाता है कि अगर जैसे वेजिटेबल्स हैं या आप नॉन वेज ले रहे हैं, रॉ वेजिटेबल, रॉ नॉन वेज अगर अच्छे से क्लीन नहीं किया गया है तो पिग्स के जो स्टूल्स होते हैं उसमें इनके एग्स निकलते हैं, पोर्क टेपवर्म के, टीनिया सोलियम के, क्योंकि उसकी बॉडी में तो ये रहते ही रहते हैं। तो जब एग्स निकलते हैं और आप उन एग्स को अगर कंज्यूम कर लेंगे अपने खाने में, तो वो कैसे होगा? अगर ठीक से वॉश नहीं हुआ है। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे जो हैं मोमोज बहुत खाते हैं, बाहर का चाउमीन बहुत खाते हैं, उसमें जो वेजिटेबल्स होती हैं वो इतने अच्छे से क्लीन नहीं होती हैं और जनरली उसमें पकाते भी नहीं हैं वेजिटेबल, तो रॉ रखते हैं। तो धनिया रखते हैं, रॉ होती है, जो ये इन्फेक्टेड रहती हैं ये वेजिटेबल्स, और जब आप कंज्यूम करेंगे तो ये आपके इंटेस्टाइन में चली जाएंगे। ऐसे एग्स पहुंचते हैं बिकॉज ऑफ नॉन हाइजीनिक कंडीशंस ऑफ द फूड दैट वी टेक। जब एग्स आ जाते हैं इंटेस्टाइन में तो वो फिर रिलीज करते हैं लार्वा। इसके लार्वा को कहते हैं ऑन्कोस्फेयर्स। ये जो ऑन्कोस्फेयर्स होते हैं इनमें दांत होते हैं और ये फिर इंटेस्टाइन को पियर्स करते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं, और उसके अंदर जो इंटेस्टाइन के पीछे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नसें होती हैं, उसमें ये घुस जाते हैं और अपने इसमें अंडे छोड़ देते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम से ये कहीं भी जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, मसल्स में जा सकते हैं, लिवर में जा सकते हैं। तो जनरली लिवर और मसल्स में चले जाएंगे तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, मगर ब्रेन में अगर पहुंच जाते हैं तो ब्रेन में तो सिम्टम्स आने लगते हैं और तभी पता चलता है इस बीमारी के बारे में। ऐसा नहीं है कि अगर ब्रेन में है तो और कहीं नहीं है, हो सकता है लंग्स में भी हो सकता है लिवर्स में भी हो सकता है मसल्स में भी हो। तो कई जगह पे ये हो सकते हैं, बस सबकी डायग्नोसिस करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बार डायग्नोसिस कर दी है तो वो फिर उसका ट्रीटमेंट हर एक जगह पे जहाँ पे भी ये होगा उसमें काम आ जाता है। ये ब्रेन में जाता है तो उसको कहते हैं सिस्टिसरकोसिस, और फिर ये क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना देता है, जिससे ये अपना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। देखिए ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी लाइफ साइकिल के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ज़रूर क्रिएट करता है दूसरे होस्ट में, जिससे वो उसके होस्ट के इम्यून सिस्टम जो है उस पर अटैक ना कर पाए। नहीं तो हम लोग की बॉडी में इम्यून सिस्टम तो होता ही है, उसको अटैक करना चाहिए जब कोई फॉरेन इन्वेजन हो रहा है। मगर ये जो फॉरेन इन्वेजन इन द फॉर्म ऑफ ऑन्कोस्फेयर्स है, ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक सिस्ट वॉल बना देते हैं जिसको हमारा इम्यून सिस्टम अटैक नहीं कर पाता है। तो ये सिस्ट वॉल बन जाती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, जिसके अंदर फिर इसका नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो ये जो सिस्ट होती है ये क्या करती है, धीरे धीरे फिर सूजन करती है सराउंडिंग ब्रेन पैरेन्काइमा में, वाटर छोड़ती है जिसकी वजह से सूजन होती है। और जब सूजन होती है तभी दिक्कत होती है, तभी पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि इसकी लाइफ साइकिल आप सबको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे होता है डेवलप, कैसे पहुँचता है ब्रेन में और वहाँ पे जाके ये क्या करता है। अब जो दूसरी मेन चीज़ है वो है सिम्टम्स। क्या कर सकता है ये ब्रेन में। तो मैंने जैसा कहा दोस्तों, अगर ये ब्रेन में है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रेन में ही हो, ये स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है, ये चेस्ट में भी हो सकता है, ये मसल्स में भी हो सकता है, लिवर में भी हो सकता है, मगर सिम्टम्स जनरली हमें ब्रेन के ही मिलते हैं। आइए इनके सिम्टम्स के बारे में अब डिस्कस कर लें। इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम है हेडेक, दूसरा है दौरे आना, तीसरा है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि जिस एरिया में है, मान लीजिए इस हाथ के मूवमेंट के एरिया में है तो ये हाथ नहीं चलेगा, उंगली के मूवमेंट के एरिया में है तो उंगली नहीं चलेगी, बोलने के स्पीच सेंटर पे है तो बोलने में दिक्कत होगी। तो इसको कहते हैं फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। हाइड्रोकेफलस भी हो सकता है, मतलब सिर का जो पानी है वो भी रुक सकता है अगर वो सिर के पानी के पाथवे में जाके बैठ जाता है तब। इसमें वॉमिटिंग भी आ सकती है, बेहोश भी हो सकते हैं, और ये रेयर केसेस में ये जानलेवा भी होते हैं अगर ये हमारे ब्रेन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जिससे कॉन्शियसनेस रहती है, अगर उसमें जाके ये बैठ गए तब। इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या करने चाहिए। मोस्ट कॉमन सीटी स्कैन होता है, कॉन्ट्रास्ट से भी कर सकते हैं जिससे हमें सूजन के बारे में पता चले कि कितनी सूजन फैली हुई है। दूसरा एमआरआई करा सकते हैं। तीसरा कोई ब्लड टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी करा सकते हैं, जैसे सीबीसी हो गया, ईजनोफिल देखने के लिए, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में ईजनोफिल्स बढ़ जाते हैं। फिर सीआरपी करा सकते हैं, ईएसआर करा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट जिससे हमें इन्फेक्शन की सीवियरिटी का एहसास होता है कि कितना सीवियर इन्फेक्शन है। तो दोस्तों अब आते हैं ट्रीटमेंट के पार्ट में कि इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सिम्टम्स में पेशेंट के। अगर हेडेक है तो हेडेक का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दूसरा, सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं तो फिट्स का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और अगर फिट्स नहीं आ रहे हैं तब भी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट फिट्स के लिए दिया जाता है जिससे आगे जाके भी फिट्स ना आए। जनरली इसमें सूजन कम करने की दवाई पहले एग्रेसिवली चलाई जाती है जिससे दिक्कत बढ़े ना, और उसके बाद फिर कीड़े मारने वाली दवाई चलाई जाती है। 3 महीने ऑलमोस्ट ये हो जाता है ठीक, 1.5 से 3 महीने लगते हैं मोस्टली ये ठीक होने में अगर एक जगह है। अगर ये मल्टीपल जगह फैला हुआ है तो इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। रिपीटेडली सीटी स्कैन कराना पड़ता है जिससे इसकी स्टेज देखनी पड़ती है कि अब ये किस स्टेज में कीड़ा है। जब ये ख़त्म हो जाता है तब इसमें कैल्शियम जम जाता है और इसी को फिर बोलते हैं कैल्सीफाइड ग्रैनुलोमा। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग से बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि कैल्सीफाइड ग्रैनुलोमा इज़ नॉट अ डिजीज़। बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि अगर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है तो वो उसको अगर ख़त्म करना है तो उसमें फिर कैल्शियम जमा हो जाता है, इसको कैल्शियम डिपोजिशन करके ही ये ख़त्म होता है, तो इसको कैल्सीफाइड ग्रैनुलोमा फिर बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, क्या होता है पैरासाइटिक डिजीज़ ऑफ ब्रेन, क्या होता है दिमाग में कीड़ा आना, क्यों सूजन डेवलप होती है, क्यों दवाइयाँ चलती हैं, क्यों दौरे आते हैं, क्यों सिर दर्द होता है, ये इलाज के लायक बीमारी है या लाइलाज है, इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये हाइड्रोकेफलस कॉज करता है तो बात अलग है, मगर इसमें मोस्टली ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब यही चीज़ अगर दूसरे कीड़े भी आ जाते हैं, ये तो एक प्रकार का कीड़ा है टीनिया सोलियम जिसको सिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं मेडिकल टर्म में, और अगर वो ब्रेन में चला जाता है तो फिर उसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनसीसी बोलते हैं। तो ग्रैनुलोमास मतलब जो ऑर्गेनिज्म डेड हो गया उसका जो डेड बॉडी है, आप समझ लो एक आम भाषा में, उसको ग्रैनुलोमा कहा जाता है। इसमें कैल्शियम जम जाता है तो कैल्सीफाइड ग्रैनुलोमा हो जाता है। तो इसमें जनरली ट्रीटमेंट 1.5 महीने से 3 महीने तक का चलता है और ये ठीक हो जाता है। अब इसमें अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, सिम्टम्स जैसे कि दौरे आना, सिर दर्द होना, तो फिर उसकी दवाई लंबे समय तक चलानी पड़ सकती है।
तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा पूरा कि क्या होता है पैरासाइटिक डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन और इसमें क्या करना चाहिए। इसका प्रिवेंशन पे अब हम अगर आते हैं तो प्रिवेंशन का यही एकमात्र प्रिवेंशन ऐसे हो सकता है कि जितनी सराउंडिंग से आपकी हाइजीनिक रहे, आपका फूड हाइजीनिक रहे, रॉ वेजिटेबल्स आप खाने से थोड़ा परहेज़ करें, बाहर का फूड खाने से आप थोड़ा परहेज़ करें, और बच्चे मोमोज चाउमीन खाने से थोड़ा परहेज़ करें। अगर खाना भी है तो अच्छी जगह खाएं, धूल वाले एरिया में नहीं खाएं, या जहाँ पे आसपास गंदगी है तो ऐसे वेंडर्स के यहाँ जाके ना खाएं, क्योंकि अगर एक बार ये हो गया तो लाइफ लॉन्ग की भी दिक्कत हो सकती है। तो सावधान रहें और इस वीडियो से अपनी नॉलेज आप बढ़ाएं और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। ज़रूर ये वीडियो शेयर करें अपने कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे और लोगों तक इस बारे में जानकारी पहुँचे और वो भी सतर्क हों और ऐसी चीज़ों खाने से परहेज करें और इस बीमारी से बच पाएँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं।